स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और चांदी पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि चांदी में बहुत बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। लोअर लोज हमने यहां पर लगातार बनते हुए देखे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हो रही हैं। डॉलर इंडेक्स में यहां पर एक बढ़त देखने को मिली है और साथ ही साथ जिस तरह से मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए हैं सभी एक्सचेंजेस पर, चाहे वो कॉमेक्स है, लंदन है, भारत है, उसकी वजह से भी एक बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। आगे किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे जो सरकार का बड़ा फैसला यहां पर गेहूं का आया है, स्टॉक लिमिट्स को लेकर उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आगे जाकर, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी, वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल एंड धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले चांदी के प्राइसेस देख लेते हैं। जय, जिस तरह से हमने मार्जिन इंक्रीज होता हुआ देखा है, सीएमई में पिछले एक महीने में करीबन 6 बार मार्जिन इंक्रीज हुआ है। एमसीएक्स में अगर आज चांदी ट्रेड करनी हो तो 65-68% का मार्जिन देना पड़ता है। आपको लगता है ये एक वन मेजर रीजन है जिसकी वजह से वीक हैंड्स, स्मॉलर रिटेल्स बाजार से निकल रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, फंडामेंटल रीजन ये है कि जब बहुत ज्यादा रश ऑफ लिक्विडिटी होता है, ठीक है, टू टू मच ऑफ मनी चेजिंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सप्लाई, तो बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइस में बहुत एक यूफोरिक राइज देखने को मिला था। जो लास्ट वीक में हुआ, आई थिंक एक्सेप्शनल था। उतना बड़ा राइज देखना, मतलब ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते हैं, वो एक अलग लेवल का हम लोगों ने प्राइस में स्विंग देखा था। बट आई थिंक अभी जिस हिसाब से टाइटनिंग हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रैशनैलिटी प्रिवेल करेगा। मुझे मनीषा, आपको याद होगा कि आपके जब 2026 के एक शो में मैंने कहा था कि मुझे $84-85 ही एक रियलिस्टिक प्राइस नजर आता है। मुझे लगता है जो हम लोगों ने हाई बनता हुआ देख लिया है, अब लो के बाद प्राइस होवर करेगा अराउंड 85 से 90 के बीच में। और जो मार्जिन इंक्रीज है, इससे डेफिनेटली एक प्रेशर आ रहा है। वीकर हैंड्स जो यहाँ पे प्राइस पे स्पेकुलेट करना चाहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा झटका लगा है। डिसिप्लिन ट्रेडर्स भी यहाँ पे अपने ट्रैक से हट गए थे। आई थिंक कुल मिला के रीजन ये था कि बड़ा सेल ऑफ आने का एक रीजन था मार्जिन इंक्रीज। दूसरा था जिस हिसाब से गैप्स वाइडन हो रहे थे। और अगर फिजिकल मार्केट में भी देखें तो प्राइसेस फिजिकल मार्केट या स्पॉट मार्केट में उतना नहीं बढ़ा था जितना फ्यूचर्स में था। तो कुल मिला के ये एक इंग्रेडिएंट बन रहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ एक बबल सा क्रिएट हो रहा है। आई थिंक एट राइट टाइम दिस गॉट ट्रिगर्ड। मुझे लगता है अगर ये 4.5 लाख के आसपास भाव जाके अगर फिर यहाँ पे करेक्शन होता तो डैमेज और ज्यादा हो सकता था। आपने बताया कि $85 to $90 अनाउंस चांदी यहाँ पर एक रेंज बना सकती है, पर जिस तरह की बिकवाली है शायद कुछ और बाकी है नीचे के लेवल्स यहाँ पर देखना। क्योंकि अगर हम ओवरनाइट की बात करें, आज सुबह सुबह की अगर बात करें जय, तो कल 70 से 90 की रेंज थी, आज हमने $64 अनाउंस के भी लेवल्स आते हुए देखे। उसके बाद ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी तेजी फिर से यहाँ पर बाजार में लौटी है। तो लोअर लोज जो ये चार्ट्स पर बन रहे हैं, कहाँ तक आप देखते हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में जाता हुआ? मनीषा, मुझे लगता है 53-54 तक ओके। पॉसिबल है। इस हिसाब से यूफोरिया बना था, वहां से अगर 50% करेक्शन भी लेके चले तो 53-55 में मुझे लगता है वहां पे जाके एक सैनिटी प्रिवेल होगा। और जो फंडामेंटल्स हैं डिमांड साइड में, वो नहीं बदले हैं। इनफैक्ट क्या है कि वो अभी भी कायम है। यहाँ पे कोई ग्लोबल टर्मोइल नहीं है। जो सोलार, ईवी, जितने सारे न्यू एज डिमांड्स थे वो अभी भी बरकरार है। बट मुझे लगता है प्राइस में रैशनलाइजेशन आएगा। और मेरे ख्याल से 53 वुड बी द वर्स्ट केस सिनारियो। उसके बाद प्राइसेस एक फंडामेंटल की तरह मूव होगा। और 2026 में मुझे लगता है समवेयर अराउंड $85-90 ये लेवल पे प्राइस सेटल होना चाहिए। जय, गोल्ड की क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ 2026? एक बार मनीषा अगर ये लो बना देता है, टाइमिंग में नहीं गेज कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है $60 के नीचे अगर कभी भी आता है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा लेवल होगा वहां पे री एंटर करने के लिए। गोल्ड के लिए जय, गोल्ड की रेंज क्या बनेगी? सॉरी मनीषा, आपका वॉइस नहीं सुन पाया मैं। गोल्ड की रेंज क्या बनेगी अब 2026 के लिए? देखिए, गोल्ड मुझे अभी भी लगता है 5,200 का टारगेट है, जो ऑन 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 एन एवरेज लेवल अगर ब्रॉडली पूरे साल की बात करें तो ये मेरा एजम्पशन है। प्राइसेस नीचे हो सकता है $4,400, उसके बाद $4,000 तक भी दिखा सकता है। हायर साइड में अगर सिनारियो चेंज होते हैं तो 5,500 भी जा सकता है।
मुझे अभी भी याद है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था जनवरी 1 या 1 जनवरी में है शायद, कि प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकता है। आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, ये पहला हाफ ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आई थिंक अभी तक तो हम लोग सही रहे हैं। आने आने वाले दिनों में भी यहाँ पे जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चेंज हो रहा है, इक्वेशन चेंज हो रहा है, आई थिंक वोलेटिलिटी रहेगी, बट 5,000, आप 4,300 का लेवल नीचे पकड़ सकते हैं, 5,600 का ऊपर, और कुल मिला के एवरेज आउट मुझे लगता है 5,200 के आसपास रहना चाहिए गोल्ड का। ऑल राइट, फेयर पॉइंट। तो ये तो सोने चांदी की बात है, अभी भी दोनों साइड की मूवमेंट्स यहाँ पर बाकी हैं, यानी कि जिस वॉलेटिलिटी की बात हम यहाँ पर लगातार करते रहे हैं फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने उसका एक ट्रेलर यहाँ पर बनता हुआ देखा है। दीपक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और आप बुलियन में ट्रेड यहाँ पर करते हैं, किस तरह का ऑन ग्राउंड फील, ऑन ग्राउंड ट्रेड आपने बनता हुआ देखा है सोने चांदी में? नमस्कार मनीषा जी। अपने ऑन ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में ये एक फोमो क्रिएट हुआ था, जिसके कारण इतनी हाई प्रीमियम्स और इतने हाई प्राइसेस हमें देखने के लिए मिले थे। एक चीज इसमें समझने की जरूरत है मनीषा जी, कि ईटीएफ के इंट्रोडक्शन से मार्केट में कंटिन्यूअसली फंड का इनफ्लो है, तो इन फ्यूचर भी हमें इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और अगर अपने फिजिकल डिमांड की बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज्वेलरी की सेल्स डाउन है, और बुलियन एंड बार्स में कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट आए हैं। लोगों ने 4 लाख में भी इन्वेस्ट किया है, 3 लाख में भी इन्वेस्ट किया है, और अभी भी कंटिन्यूअसली वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये मार्केट की सच्चाई है। दीपक जी, इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि चांदी के प्राइसेस पिछले 12 महीने में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सब कुछ छूते हुए नजर आए हैं। किस लेवल पे आपने देखा मैक्सिमम इंटरेस्ट था इन्वेस्टर्स की तरफ से? देखिए, ये हर लेवल पे मनीषा जी ऐसा हुआ है। जब सिल्वर ने 1.5 लाख के रेट को क्रॉस किया था, उस समय भी जैसे ही 1.5 लाख हुआ था, उस समय लोगों ने फियर आउट के डर से अच्छा इन्वेस्ट किया था। 2.5 लाख और 3 लाख तक अच्छा इन्वेस्टर हमें देखने के लिए इसमें मिला है। और गोल्ड में क्या सेंस है आपकी बनती हुई, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि चांदी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, सोने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये समझने की जरूरत है मनीषा जी, जब जब 1 लाख रुपए के ट्रेड होते थे, सिल्वर जब 1 लाख रुपए होती थी, उस समय भी डेली 3 से 4 हजार रुपए की मूवमेंट सिल्वर में हमें देखने के लिए मिलती थी, जो इक्विवेलेंट थी 3 से 4% की। और आज वही प्राइसेस अगर हम 3 लाख के ऊपर देखते हैं, तो 10,000 रुपये में 3 से 4% के मूवमेंट एक आम बात है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, इनको दिमाग में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड देखिए, गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा स्थिर है चांदी के मुकाबले, बट इस लेवल्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 4400 4500 के आसपास गोल्ड एक अच्छा बाई बनेगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अभी तक आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी के मुकाबले ज्यादा बेहतर रही है, क्या ये ट्रेंड आगे चलता हुआ भी देखते हैं आप? जी हाँ मनीषा जी, ये रिटेल ज्वेलरी मार्केट में एक ये समझ लीजिए कि करेक्शन फेजेस है, जिससे ज्वेलर गुजर रहा है। और जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो उनको मिले हैं ईटीएफ, और नाउ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन मेकिंग चार्जेस ऑफ ज्वेलरी। वो अब समझदार हो चुके हैं, वो बार और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, अगर पहनना नहीं है और सोना फिर भी खरीदना है तो बेहतर है कि बार्स एंड कॉइन्स लिया जाए, या फिर ईटीएफ में हमने अच्छे खासे इन्फ्लोज यहाँ पर अक्रॉस वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया से भी आते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक सोनी जी आपका साथ जुड़ते हुए। जय, आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। मूव ऑन करेंगे और बात अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे, सोने से सोने की बाली की तरफ अजय जी। और यहाँ पर कुछ अच्छी खबर आती हुई नजर आई है। स्टॉक लिमिट से सरकार ने एक स्टेप पीछे यहाँ पर लिया है। पीछे ही हमने वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर आती हुई देखी है। आपको लगता है कि इनफ स्टॉक है, इनफ बफर है, फसल अच्छी थी और ये सारा कुछ अब सरकार के मेजर्स में दिखने लगा है? देखिए, जो वीट स्टॉक है सरकार के पास 1 जून 2025 को भी काफी ज्यादा था, उससे पिछले साल के मुकाबले में दूना था। जैसे 24 में अगर जो है 10 मिलियन टन था, तो
जून में जो है उससे मच ज्यादा था जो कैरी फॉरवर्ड था, सॉरी 1 अप्रैल का 2025 का 20 मिलियन टन का कैरी फॉरवर्ड था। लेकिन एक फियर साइकोसिस था कि जो है मार्केट्स में रनवे तेजी आ जाएगी कोई भी कारण से, पता नहीं क्या कारण था, और सरकार ने बहुत अंकुश लगा के रखा इस बाजार के ऊपर। इसकी वजह हुआ ये कि सारा साल फ्लैटिश निकल गया। और अब सरकार ने कहा है कि भाई जो प्राइवेट हैंड्स में स्टॉक है, जिसको वो कंटिन्यूस एवरी फ्राइडे मॉनिटर कर रहा था, इज 3 मिलियन मेट्रिक टन मोर देन लास्ट ईयर सेम डेट। यानी पिछले साल जो है इस मौके पे प्राइवेट हैंड्स में 5 मिलियन मेट्रिक टन था और आज की तारीख में 8 मिलियन मेट्रिक टन है। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था और वो देख रहा था कि जो है सफिशिएंट स्टॉक है सिस्टम में। लेकिन जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है, वैसे इस तरह के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, स्टॉक लिमिट्स आते हैं, इससे मार्केट डिमोरलाइज होता है। जो ट्रेडर होता है जिसके पास ओनली स्टॉक एंड सेल का ऑप्शन रहता है, वो काफी डिमोरलाइज होता है। इसका इम्पैक्ट आने वाले साल में दिखेगा, क्योंकि अब सरकार ने तो अब तो हटा दी है फरवरी में। अब जून में जो है किसी को भरोसा नहीं है, वापस लगा दे। लेकिन अब अगले साल जो है सरकार के सामने चुनौती रहेगी, अगर वो इतना प्रिक्योर कर लेता है 35 मिलियन टन और 20 मिलियन टन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो 55 मिलियन टन, शायद सरकार अभी हर चीज को खुला कर दे इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। ऑलराइट, एज ऑफ नाउ जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को हामी मिली हुई है उसमें से कितना जा चुका है, और अगर सरकार इसे रिव्यू करती है और वीट को भी एक्सपोर्ट करने की हामी देती है तो वो आपको कब तक, क्या टाइमलाइन नजर आती है? जहां तक व्हीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है उसमें ऐसी कंडीशनें लगाई हुई है कि यू मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ $10,000 एक्सपोर्ट इन द पास्ट 2 years। अब किसी जब बैन ही था आइटम और एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे, तो हाउ समबडी विल बी एलिजिबल टू एक्सपोर्ट, बिकॉज ही विल नॉट फुलफिल दैट क्राइटेरिया। तो हालांकि उन्होंने एक्सपोर्ट खोल दिया है, लेकिन इसमें इतनी मर्यादा रखी हुई है हर चीज की कि ये होना वो होना, जो बेसिकली जो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है या एक्सपोर्टर है, इतने सारे कंडीशंस को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट जेन्युइनली खोलना है सरकार को व्हीट प्रोडक्ट्स का, तो इतनी सारी कंडीशंस होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता नहीं है जो फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन है, एनीबडी हैज रिसीव्ड एनी एलोकेशन फॉर एक्सपोर्ट, जहां तक मेरी सूचना है। और आने वाले साल में अगर वो व्हीट एक्सपोर्ट या कुछ भी करना चाहता है तो थोड़ा सा जो है फ्रेमवर्क शुड बी सिंपलर एंड इजियर। ऑलराइट, और अगर पूरे ही वीट एक्सपोर्ट को अगर यहाँ पर हाँ मिलती है इन अ टाइम फ्रेम क्वांटिटी लिमिट के साथ, तो वो कब तक आपको लगता है सरकार रिव्यू करेगी? तो आई थिंक इंडिकेशन ये अच्छा है कि भाई क्रॉप इज गुड, सो आई थिंक बाय 15th June द गवर्नमेंट विल इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि उस समय तक सारी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी। तो हो सकता है उससे पहले भी आए और सीजन में भी सरकार एक्सपोर्ट अलाउ कर सकती है, क्योंकि सरकार का भंडार भी भरा हुआ है, सामने इतनी बड़ी फसल है। पिछले साल जो 113 की थी, इस साल हो सकता है 115 मिलियन टन ही हो, 1-2 मिलियन टन ज्यादा हो, क्योंकि थोड़ा हल्का एकरेज भी बढ़ा है, बहुत हल्का, मौसम भी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है मिड मई या जून तक जो है सरकार जरूर फैसला ले सकती है। इंडियन डिमांड किस तरह से देखते हैं आप अजय जी? ओवर ईयर एंड ईयर जिस तरह की हमने डिमांड बढ़ती हुई देखी, आपको लगता है ये पिछला एक साल यहाँ पर बेहतर रहा भारतीय बाजारों के लिहाज से? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डिमांड डिप हुई है। जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड जैसे कि गायब सी हो चुकी है, इस तरह से लगता है। जो पहले एक लिक्विड मार्केट होता था व्हीट प्रोडक्ट्स का और व्हीट का, आजकल जो है इट इज नो लॉन्गर लिक्विड मार्केट। एंड ओवरऑल डिमांड, जो कंजम्पशन है जरूर बढ़ा होगा, लेकिन जो एक इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कुछ बढ़ी नहीं है पिछले साल। ऑलराइट, तो डिमांड ग्रोथ, स्पेशली इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत या कंसर्न ऑफ कोर्स ज़रूर है, लेकिन जैसे कहा गया कि पॉजिटिव बाजार है फिलहाल गेहूं का, और आगे जाकर हो सकता है गेहूं के एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर हामी दी जाए। लेकिन जो एक्सपोर्ट गेहूं का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है वहाँ पर, जैसे अजय जी कह रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, तो वो एक चीज़ है जिस पर हमारी भी नज़र रहेगी। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और अनएक्सपेक्टेड लाइंस, यहाँ पर आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। एमपीसी के बाद अगर हम बॉन्ड मार्केट्स का मूवमेंट देखें तो यहाँ पर यील्ड में 4 बेसिस पॉइंट में हमने हार्डनिंग होते हुए यहाँ पर देखी।
इंटरेस्टिंगली आरबीआई ने ओएमओज यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कोई भी यहां पर ऐलान नहीं किया, लेकिन आरबीआई ने ये जरूर कहा और बाजार को एश्योर भी किया कि सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट में एक्टिव रहेगा। बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी सुनिश्चित होगी और साथ ही इकोनॉमी की प्रोडक्टिव ज़रूरतें जो हैं उस पर पूरा करने का फोकस भी यहाँ पर सरकार की तरफ से यानी कि आरबीआई की तरफ से रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन आसान बनाने का भरोसा भी यहाँ पर आरबीआई ने आज बाजारों को दिलाया है। साथ ही साथ जिस तरह से हमने बजट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बॉन्ड मार्केट्स के ऊपर काफी सारी बातचीत होते हुए देखी, आरबीआई ने उसे भी यहां पर आज रीआइटरेट किया अपने स्टेटमेंट में। आरबीआई ने कहा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर यहां पर बहुत जल्दी नियम और फ्रेमवर्क लेके आए जाएंगे। FY27 बजट में जो घोषित कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उपायों को लागू करेगा यहां पर आरबीआई। साथ ही साथ टोटल रिटर्न स्वैप में भी यहां पर फ्रेमवर्क बहुत जल्दी लाने की उम्मीद आरबीआई ने यहां पर जताई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो टोटल रिटर्न स्वैप का फ्रेमवर्क भी यहां पर जारी होगा। साथ ही साथ यहां पर ग्रीन बॉन्ड्स भी खबरों में हैं। सरकार की तरफ से 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां पर लाइन अप हुए हैं। सरकार ने FY27 के लिए प्रोजेक्ट्स लाइन अप किए हैं। ज़्यादातर फंडिंग यहां पर ग्रीन बॉन्ड के जरिए होगी। सस्टेनेबल फंडिंग की तरफ से और फाइनेंसिंग की तरफ से सरकार का यहां पर जोर है और हमारी नज़र भी इसके ऊपर लगातार आगे जाकर बनी रहेगी।